साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शरण और शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन करना चाहिए, इसके संबंध में क्या कहा गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक परिचर्या का आयोजन किया था। इसमें आयोग ने पूरे देश में एकरूपता और कानूनी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का समर्थन किया है। शरण और शरणार्थी विषय पर एक आदर्श कानून दशकों पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तैयार किया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। अब यहां बात करते हैं शरणार्थियों पर भारत का क्या पक्ष है उसके बारे में। तो भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिशमन या कन्वेंशन या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत किसी भी प्रकार के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय में शामिल नहीं है। भारत के पास ना तो राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण का कोई ढांचा है ना ही कोई ढांचा है और ना ही इस पर कोई नीति या कानून है। हालांकि भारत ने पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को शरण देना जारी रखा है। साथ ही यह अन्य देशों जैसे कि मुख्य रूप से अफगानिस्तान और म्यांमार के नागरिकों के मामलों में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अधिदेश का सम्मान करता है। अप्रैल 2021 तक लगभग 3 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आगे बात करते हैं। भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिक और शरणार्थी के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा कि भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिक और शरणार्थी एक ही जैसे हैं। देखिए, विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1967, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, नागरिकता अधिनियम 1955 आदि जैसे कानून विदेशी नागरिकों और शरणार्थियों दोनों पर लागू होते हैं। इन कानूनों के तहत विदेशियों को हिरासत में लिया जा सकता है और जबरन निर्वासित किया जा सकता है। नंदिता हक्सर बनाम मणिपुर राज्य 2021 के मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय ने नॉन रिफाउलमेंट वापसी नियम के सिद्धांत का उल्लेख किया था। यह सिद्धांत शरणार्थियों को उसके मूल देश में वापस नहीं भेजने से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि शरणार्थी कौन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार एक शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया गया है। एक शरणार्थी किसी प्रवासी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति से अलग होता है। क्यों? क्योंकि स्वेच्छा से अपने मूल देश को छोड़ने वाले व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है, जबकि आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसने विवश होकर अपना मूल स्थान छोड़ दिया है, लेकिन उसे राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया है। मान लीजिए पहले बिहार में रह रहा था, अब दिल्ली में रह रहा है। नॉन रिफाउलमेंट के सिद्धांत का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिशमन 1951 के अनुच्छेद 33 में किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पीड़न से पीड़ित होकर अपना देश छोड़ने वाले व्यक्ति को उसके मूल देश में लौटने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहां उसके जीवन या स्वतंत्रता के समक्ष गंभीर खतरा हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। तमिलनाडु ने थेनी एक जगह है, थेनी में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला आईएनओ परियोजना को अनुमति देने से मना कर दिया है। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह थेनी जिले के बोदी वेस्ट हिल्स में प्रस्तावित भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला इंडिया वेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आईएनओ को अनुमति नहीं देगा। हलफनामे में आईएनओ परियोजना अर्थात भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना पर निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त की गई हैं। क्या की गई हैं? पहला, सुरंग निर्माण के कार्य से कई समस्याएं पैदा होंगी, जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण अपशिष्ट सामग्री से प्रदूषण, चट्टानों के टूटने और शीर्ष के ढहने का खतरा विद्यमान है। दूसरा, यह परियोजना जैव विविधता को प्रभावित करेगी। यह क्षेत्र कई स्थानिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र संभल और कोट्टाकुड्डी नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल संभर एवं जल ग्रहण क्षेत्र है। यह तमिलनाडु के 5 जिलों में आजीविका सहयोग प्रदान करता है। यह जो परियोजना है, परियोजना क्षेत्र केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व को श्री बिल्ली पुत्तूर मेघमल्लय टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। उत्खनन और निर्माण गतिविधियां वन्य जीवों को परेशान करेंगी। ये वन्य जीव मौसमी प्रवास के लिए इस संपर्क गलियारे का उपयोग करते हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में। तो यह एक बहुसंस्थागत प्रयास है। क्या है? बहुसंस्थागत प्रयास है। इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला और एक आयरन कैलोरीमीटर IACL डिटेक्टर का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य न्यूट्रिनो कणों
न्यूट्रिनो कणों के गुणों का आकलन करना और न्यूट्रिनो दोलनों से संबंधित मापदंडों का सटीक मापन करना है। यह परियोजना परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। अब न्यूट्रिनो के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिनो जो होते हैं ये छोटे व उदासीन प्राथमिक कण है, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये कमजोर बल के माध्यम से पदार्थ के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। यह कमजोर बल न्यूट्रिनो को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, इससे पदार्थ या द्रव उसके लिए लगभग पारदर्शी हो जाता है, वो किसी से भी पार कर सकता है। ठीक है। सूर्य और अन्य सभी तारे नाभिकीय संलयन एवं अपने कोर के भीतर क्षय प्रक्रियाओं के कारण प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिनो का उत्पादन करते हैं। न्यूट्रिनो न्यूक्लियॉन की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक साधन प्रदान करता है। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रिनो का संयुक्त रूप न्यूक्लियॉन है। इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए साधन प्रदान करते हैं। इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि कैसे पदार्थ सरल कणों के अधिक जटिल संयोजन में रूपांतरित होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा मोबाइल ऐप्स प्रतिबंध पर चीन ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो देखिए, पिछले सप्ताह भारत सरकार ने चीनी मूल के 54 अन्य मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ध्यान रखिए, संख्या भी याद रखिएगा, कितने, 54 पर। भारत के इस कदम की चीन ने तीखी आलोचना की है। उसके अनुसार इस कदम से चीनी कंपनियों के हित प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने पहली बार जून 2020 में चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव और लद्दाख में चीनी घुसपैठ के कारण उठाया गया था। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा 69A और सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं रक्षोपाय नियम 2009 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A क्या कहती है? केंद्र सरकार को कुछ वेबसाइट्स और कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है। सरकार ऐसा देश की रक्षा, संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि के हित में कर सकती है। रेखांकित किए गए प्रमुख चिंताएं क्या हैं जो भारत के द्वारा रेखांकित की गई हैं और ये बैन लगाया गया है? इन ऐप्स ने रियल टाइम डेटा का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा इस डेटा को शत्रुपूर्ण देश में स्थित सर्वरों को भी प्रसारित किया गया। इसके सर्वर चाइना में स्थित थे, वहां प्रसारित किया गया। दूसरा, विरोधी तत्वों द्वारा इस डेटा के संकलन, डेटा माइनिंग, अर्थात डेटा माइनिंग क्या होता है? उपयोगी सूचना की खोज करना, और डेटा प्रोफाइलिंग ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। तीसरा, ये ऐप्स उभरती बाजार प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये ऐप्स चीन की डिजिटल सिल्क रूट रणनीति का अहम हिस्सा है। आगे बात कर लेते हैं ग्रेटर मालदीव रिज के बारे में। GMR, ग्रेटर मालदीव रिज के विवर्तनिक विकास पर नए अध्ययन ने गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार पर प्रकाश डाला है। तो देखिए, एक हालिया अध्ययन से ग्रेटर मालदीव रिज के विवर्तनिक विकास और उसकी प्रकृति की जानकारी मिली है। ग्रेटर मालदीव रिज एक भूकंपी कटक एस्मिक रिज है। यह भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यह भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित नहीं है, अभूकंपी कटक है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। तो लोकेशन ध्यान रखिए कहां पे है? दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी हिंद महासागर में। इस अध्ययन के अनुसार ग्रेटर मालदीव रिज या ग्रेटर मालदीव कटक के समुद्री क्रस्ट के नीचे होने की संभावना है। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया है कि मालदीव जो रिज या कटक है, यह मध्य महासागरीय कटक के निकट के क्षेत्र में निर्मित हो सकता है। मध्य महासागरीय कटक तंत्र जो है, यह जल के भीतर ज्वालामुखियों की सतत श्रृंखला है। यह विश्व के लगभग 65,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तारित है। कौन सा? मध्य महासागरीय कटक। अध्ययन का महत्व क्या है? तो देखिए, यह अध्ययन महासागरीय बेसिनों के विकास को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह मूल गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार की प्रक्रिया को समझने में मदद कर सकता है। उल्लेखनीय है कि महाद्वीपीय खंडों आदि की वर्तमान संरचना गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार का ही परिणाम है। आगे देखते हैं विवर्तनिक जो प्लेटें हैं या इनके माध्यम से कटकों के निर्माण के बारे में जो जानकारी मिलती है, क्या मिलती है वो देखते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक में या प्लेट टेक्टोनिक्स में पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या स्थल मंडल, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, तो इस लिथोस्फीयर का जो निर्माण है वो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से होता है। यह परत विवर्तनिक प्लेट नामक बड़ी चट्टानी प्लेटों में विभाजित होती हैं। संवहनी धाराओं के कारण दुर्बलता मंडल मतलब जिसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर में विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं। कटक
जो रिज होती हैं, कटक जो है अपसारी या डाइवर्जेंट प्लेट सीमाओं के साथ साथ निर्मित होते हैं। ये जो कटक होते हैं ये डाइवर्जेंट प्लेट की जो सीमाएं होती हैं उनके साथ साथ निर्मित होते हैं। इन स्थानों पर पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के अलग अलग फैलते ही नए महासागरीय तल का निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं, विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति अधिसूचित की है। तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। कितना? 5 मिलियन टन। इसी आलोक में यह नीति अधिसूचित की गई है, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से आश्रित हाइड्रोजन और अमोनिया आधारित ईंधनों का उत्पादन करना है। यह उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके किया जाता है। नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो पहला, ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया विनिर्माता विद्युत एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीद सकते हैं। इसके अलावा वह स्वयं भी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन या अमोनिया विनिर्माताओं को अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ का लाभ दिया जाएगा। चयनित विनिर्माताओं को 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतरराज्यीय पार्षण शुल्कों में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही विनिर्माताओं और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। विनिर्माताओं को बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे वे निर्यात करने या पोत परिवहन के लिए उपयोग हेतु ग्रीन अमोनिया का भंडारण कर सकेंगे। वैधानिक मंजूरी सहित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है। तो लोगों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, कच्चे तेल के आयात को कम करना, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के लिए निर्यात के रूप में स्थापित करना या निर्यात केंद्र के रूप में उभरने में मदद करना इत्यादि इसके महत्व हैं। आगे चलते हैं, आगे जो सुर्खियों में चीजें रही उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निजी क्षेत्र के नियोजन में हरियाणा के स्थानीय लोगों को आरक्षण के संबंध में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हरियाणा राज्य के एक कानून पर रोक लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह कानून प्रति माह 30,000 से कम वेतन वाले निजी क्षेत्र के नियोजन में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को 1 माह के भीतर कानून की वैधता पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। आगे बात करते हैं मिन्स्क समझौता 1 और 2 के बारे में। देखिए, मिन्स्क समझौता, ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, यूक्रेन और रूस के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौते से संबंधित है। समझौते का नाम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पर रखा गया है। यहीं पर दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हुए थे। मिन्स्क 1 जो है यह 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौता था। इस पर वर्ष 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे, हालांकि यह लागू नहीं हो सका था। मिन्स्क 2 इस 13 सूत्रीय समझौते पर फरवरी 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर रूस, यूक्रेन, यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE के प्रतिनिधियों तथा अलगाववादियों के नियंत्रण वाले डोनेट्स एवं लुहांस नामक क्षेत्रों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। इनके प्रावधानों में संघर्ष विराम, हथियारों का त्याग, डोनेस्टक और लुहांस के लिए अंतरिम स्वशासन आदि शामिल हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस इस समझौते की बहुत अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। इससे मिन्स्क पहेली के रूप में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगे बात कर लेते हैं एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई के बारे में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने घोषणा की है कि नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला अन्य देश हो गया। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, यह नेपाल में डिजिटल रूप से व्यापक लोकहित में कार्य करेगा। यह अंतर संचालित एवं रियल टाइम आधारित पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट P2P और P2M लेनदेन को बढ़ावा देगा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई किसी भी भागीदार बैंक की बैंकिंग सुविधाओं के विलय की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसका उपयोग धन के तत्काल अंतरण, बिल शेयरिंग आदि के लिए किया जा सकता है। यह 24 घंटे एवं सभी सार्वजनिक अवकाश पर भी कार्य करता है। हाल ही में आगे बात करते हैं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना के बारे में। तो हाल ही में गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों MLI के रूप में शामिल किया गया। किस रूप में? सदस्य ऋण संस्थानों के रूप में। यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी।
इस योजना की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा सिडबी ने संयुक्त रूप से की थी। कौन सी योजना? ऋण गारंटी निधि योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना। देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रतिपात्र उधारकर्ता को 2 करोड़ रुपए तक की निधि और गैर निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। तो गैर निधि आधारित में क्या होता है? ऋण पत्र या बैंक गारंटी आदि ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए मतलब निधि आधारित और दूसरा जो होता है गैर निधि, मतलब जिसमें ऋण पत्र या बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस योजना को लागू करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। आगे बात करते हैं वाटर टैक्सी सेवा के बारे में। तो जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को केंद्रीय जल परिवहन मंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ध्यान रखिएगा कहां पे पहली शुरू की गई? मुंबई और नवी मुंबई के मध्य में। वाटर टैक्सी सेवा दक्षिण मुंबई में डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई में हाल ही में शुरू की गई बेलापुर चट्टी के बीच संचालित की जाएगी। इसका लाभ क्या होगा? यह सेवा एक आरामदायक और तनाव मुक्त यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। साथ ही यह सेवा समय की बचत करने वाली और पर्यावरण के अनुकूल होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में और यह सेवा रोजगार सृजन के नए मार्ग प्रशस्त करेगी। आगे बात कर लेते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस JEV के बारे में। तो देखिए हाल ही में जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस JEV के लिए एक संभावित नैदानिक बायोमार्कर विकसित किया गया है। यह गैर संरचनात्मक NS1 स्त्रावी प्रोटीन की तीव्र व सूक्ष्म पहचान के लिए एक इम्यूनो सेंसर है। बायोमार्कर या बायोलॉजिकल मार्कर का ही संक्षिप्त रूप है बायोमार्कर। बायोमार्कर एक उद्देश्यपरक उपाय है। यह किसी निश्चित क्षण में किसी कोशिका या जीव में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करता है। JEV अर्थात जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस ये जो है फ्लेविविरिडे कुल से संबंधित है, फैमिली से संबंधित है। यह मच्छर जनित इंसेफ्लाइटिस का प्रमुख कारण है। इसका अक्सर डेंगू के रूप में गलत उपचार किया जाता है, मतलब डेंगू और इसको डेंगू ही मान लिया जाता है, इसलिए इसका गलत उपचार होता है। जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके प्रसार को कम करने के लिए इसकी प्रारंभिक पहचान आवश्यक है। आगे बात कर लेते हैं उत्खनन में 2000 वर्ष पुराना रोमन कब्रिस्तान मिला है। कहां मिला है यह भी ध्यान रखिएगा, उत्तरी गाजा पट्टी में तटरेखा के पास समुद्र के किनारे साज सज्जा युक्त कम से कम 20 कब्रों वाले एक 2000 वर्ष पुराने रोमन कब्रिस्तान का पता चला है। गाजा पट्टी जो है वर्तमान में फिलिस्तीनी समूह हमास का इस पर अधिकार है। कब्रों के आकार और उसकी सजावट से ज्ञात होता है कि वे संभवतः रोमन साम्राज्य में उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित थी। वहां खोजे गए अवशेषों में अलेक्जेंडर द ग्रेट तथा बाद के युगों में मंगोलों द्वारा भी घेराबंदी किए गए एक शहर के अवशेष शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रही व्यक्तित्व के बारे में, तो उषा मेहता जी के बारे में, जिनका जन्म 25 मार्च 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 2000 को हुई है। उषा मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था। इन्हें रेडियो बेन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए रेडियो बेन किसे कहा जाता था? उषा मेहता को। क्यों कहा जाता था वो भी अभी समझ में आ जाएगा। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो वर्ष 1928 में 8 वर्ष की आयु में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। यह उनका पहला विरोध प्रदर्शन था। आगे चलकर उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की कमान संभाली थी। यह एक गुप्त रेडियो स्टेशन था जहां से वह कांग्रेस के क्रांतिकारियों के साथ सूचना साझा करती थी, इसीलिए इन्हें रेडियो बेन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों तक खबर पहुंचाने में मदद की थी। इनको जो पुरस्कार दिए गए उसमें पद्म विभूषण है। इसके इनके गुणों की बात करें तो वह राष्ट्रवादी, गांधीवादी, सादगी पसंद, विनम्र और सौहार्दपूर्ण महिला थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।